तो हम शुरुआत करते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशन की। हम एडा के बारे में पढ़ रहे थे। हमने एडा के इससे पहले वाले वीडियो में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पढ़ा था और सिंपल एल्गोरिथम के बारे में पढ़ा था, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था। तो वो सारी वीडियोस जो हैं आप पीछे जाकर के देख सकते हैं। आई बटन में क्लिक करेंगे तो आपको पीछे की वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। तो अभी हम इस वीडियो में शुरुआत करने वाले हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशन के बारे में। तो भाई आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप किसी भी एग्जाम पर्पज से तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है वो है एसिम्प्टोटिक नोटेशन, जो कि इस चैप्टर में से आता ही आता है। अगर आप पिछले साल के पेपर भी उठा के देख लोगे तो आपको पता चलेगा कि ये ही क्वेश्चन जो है कम से कम 10-20 बार तो आया ही आया है एसिम्प्टोटिक नोटेशन के बारे में। कई बार वो एक पर्टिकुलर का पूछ लेता है, कई बार वो सारे पूछ लेता है, कई बार वो दो पूछ लेता है, जैसा भी होता है। पर आपको ये टॉपिक छोड़ना नहीं है, तैयार करके जाना है। तो बात करते हैं आगे एसिम्प्टोटिक नोटेशन के बारे में। तो एसिम्प्टोटिक नोटेशन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम। तो भैया ये एसिम्प्टोटिक नोटेशन जो होता है वो रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एक्सप्रेस करता है। With the help of the asymptotic notation, we can analyze the runtime performance of an algorithm, and using the time required by an algorithm falls under the three category. तो हमेशा जो टाइम होता है वो तीन केसेस में फॉल करता है: बेस्ट केस, एवरेज केस, वर्स्ट केस। बेस्ट केस, एवरेज केस, वर्स्ट केस, याद रखना ये वर्ड, ये आगे हमें बहुत काम आने वाले हैं, हर चीज में काम आने वाले हैं। बेस्ट केस क्या होगा, एवरेज केस क्या होगा, वर्स्ट केस क्या होगा। कई बार जो होता है वाइवा में भी पूछ लिया जाता है कि बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी बताइए इसकी, एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी बताइए, वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी बताइए। अलग अलग अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं अलग अलग एल्गोरिथम्स। तो उन अलग अलग एल्गोरिथम की अलग अलग टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं। तो इसमें बेस्ट केस, एवरेज केस, वर्स्ट केस जो है काम आने वाला है। तो बेस्ट केस के बारे में समझते हैं कि बेस्ट केस क्या होता है। तो बेस्ट केस इज द मिनिमम नंबर ऑफ द स्टेप्स दैट आर टेकन फॉर एन इंस्टेंस ऑफ अ साइज n। मतलब कम से कम जितना आपको मिनिमम स्टेप्स में हो जाए, क्योंकि हर स्टेप को एग्जीक्यूट होने के लिए कुछ समय लगता है। तो उस समय को जो जितने नंबर ऑफ स्टेप्स कम होंगे वह समय भी कम होगा। तो बेस्ट केस उसी कंडीशन को हम कहते हैं। वर्स्ट केस क्या होता है, जो सबसे ज्यादा लगे, सबसे गंदा, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टेप्स दैट आर टेकन फॉर एन इंस्टेंस ऑफ साइज n। साइज n इंस्टेंस को मैक्सिमम नंबर जितने स्टेप्स लगे, जितने ज्यादा स्टेप होंगे उतना ज्यादा टाइम होगा, तो भाई यही वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी होती है। एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या कहती है? द एवरेज नंबर ऑफ द स्टेप्स दैट आर टेकन फॉर एन इंस्टेंस ऑफ साइज n। एवरेज नंबर ऑफ द स्टेप्स, दोनों के बीच का या फिर दोनों का एवरेज, ठीक है। एवरेज नंबर ऑफ द स्टेप्स दैट आर टेकन फॉर एन इंस्टेंस ऑफ साइज n is called as an average complexity or an average case. आगे हम देखते हैं टाइप ऑफ एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से समझिएगा। इसके ग्राफ को भी बना के आइएगा और यहाँ पे जितना जो कुछ लिखा है मैटर वो सब कुछ लिखना ही है, इसमें से कुछ भी कट नहीं करना, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ एसिम्प्टोटिक नोटेशन: बिग ओ नोटेशन, ओमेगा नोटेशन, थीटा नोटेशन। तो बिग ओ नोटेशन क्या कहता है? बिग ओ नोटेशन, ओ नोटेशन इसे हम कहते हैं, इसे ओमेगा नोटेशन कहते हैं, इसे थीटा नोटेशन कहते हैं। तो इन सब के सिंबल्स को ध्यान रख लीजिए जब भी आप अभी आगे यूज करेंगे, तो इन्हीं सिंबल्स के थ्रू यूज करेंगे। आप बहुत ही ज्यादा कम इनके पूरे पूरे फुल फॉर्म्स लिखेंगे। बिग ओ जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ओमेगा जैसे कि लिखा हुआ है, थीटा जैसे कि लिखा हुआ है, इसकी बजाय आप इन्हीं सिंबल्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो दिस नोटेशन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस। तो अगर हम पहली वाली की बात करते हैं कि किसकी, ओ नोटेशन की या बिग ओ नोटेशन की, तो ये क्या कहता है? दिस नोटेशन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द अपर बाउंड ऑफ एन एल्गोरिथम्स रन टाइम। तो इसके ये क्या रिप्रेजेंट करता है? पहली बात तो अपर बाउंड ऑफ एन एल्गोरिथम रन टाइम, ठीक है। एक पर्टिकुलर डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? द फंक्शन एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू बिग ओ ऑफ g of n if there exists a positive constant c and no such and the n not such that f of n is smaller than is equals to cg of n for all n is greater than or is equals to n naught। फिर से एक बार आपको पूरा समझाता हूं मैं शुरू से। तो एसिम्प्टोटिक नोटेशंस एसिम्प्टोटिक नोटेशंस के बारे में हमने पढ़ा। तो एसिम्प्टोटिक नोटेशंस क्या होते थे कि ये जो एक्सप्रेस करते थे किसको? रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को, एल्गोरिथम की। तो यहाँ पे हमने देखा कि एसिम्प्टोटिक हर कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो तीन तरीके की होती है: बेस्ट केस, एवरेज केस, वर्स्ट केस। तो इन तीनों के बारे में हमने समझा। नेक्स्ट हमने यहाँ पे देखा कि टाइप ऑफ एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्या होते हैं। तो तीन तरीके के एसिम्प्टोटिक नोटेशन होते हैं: बिग ओ नोटेशन, ओमेगा नोटेशन, थीटा नोटेशन। तो बिग ओ नोटेशन के बारे में हमने आगे पढ़ा कि दिस नोटेशन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द अपर बाउंड ऑफ एन एल्गोरिथम रन टाइम। अपर बाउंड ऑफ एन एल्गोरिथम रन टाइम। एक बेसिक डेफिनेशन देखिए, एक मैथमेटिकल डेफिनेशन देखिए। वो क्या कहता है? द फंक्शन एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन इफ देयर एक्सिस्ट अ पॉजिटिव कांस्टेंट सी एंड नॉट सच दैट पॉजिटिव कांस्टेंट सी
मतलब यहाँ पे c और n नॉट दोनों क्या है, कांस्टेंट है, पॉजिटिव कांस्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे ये फंक्शन दे रखा है f ऑफ n इज इक्वल्स टू बिग O ऑफ g ऑफ n। तब कहेंगे जब दो कांस्टेंट जो है c और n नॉट एक्सिस्ट करते हैं सच दैट f ऑफ n इज स्मॉलर देन इज इक्वल्स टू c g ऑफ n फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू n नॉट। तो यहाँ पे ये जो कंडीशन दे रखी है ना, f ऑफ n इज स्मॉलर देन इज इक्वल्स टू c g ऑफ n फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू n नॉट, ये कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि वो फंक्शन जो है वो बिग O n नोटेशन में है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम देखेंगे ओमेगा नोटेशन के बारे में, पर इससे पहले हम देख लेते हैं बिग O का एक एग्जाम्पल। तो बिग O नोटेशन का ये एग्जाम्पल भी आप दे देंगे तो अच्छा ही रहेगा, इससे आपका थोड़ा और बड़ा हो जाएगा आंसर। तो f ऑफ n इज इक्वल टू 3n प्लस 2, अगर g ऑफ n है, c इज इक्वल टू 4 है, तो अगर हम इसे पूरे उस फॉर्मेट के अंदर पुट करके देखें तो f ऑफ n इज इक्वल टू बिग O ऑफ g ऑफ n कहा जाएगा इफ f ऑफ n इज स्मॉलर देन इज इक्वल टू c g ऑफ n होगा। तो किस किस कंडीशन में ये ट्रू हो रहा है, तो चलिए फाइंड करते हैं। तो पहले सबसे पहले हमने n इज इक्वल टू 1 रखा, n इज इक्वल टू 2 रखा, n इज इक्वल टू 3 रखा, इन तीनों में ही हमने n की वैल्यू पुट करी और यहाँ पे तीनों फंक्शंस के आंसर निकाली। एक जगह पे हमारे पास f ऑफ n आ गया 5, g ऑफ n आ गया 4 और c हमारे पास पहले से ही था 4। तो इस पूरे को सॉल्व करा जाए तो हमारे पास क्या निकल आएगा, f ऑफ n इज नॉट इज इक्वल टू c g ऑफ n। फिर हमने n इज इक्वल टू 2 के लिए ट्राई करते हैं, तो n इज इक्वल टू 2 के लिए हमने यहाँ पे ट्राई किया 3 इंटू 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 8, g ऑफ n इज इक्वल्स टू 2 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 8। तो यहाँ पे हमने बेसिकली यही किया है कि ये 2 की जो वैल्यू है ना, यहाँ पे देख रहे हो 2 की वैल्यू को हमने इन फंक्शंस में पुट कर दिया, तो पुट कर दिया तो ये हमारे पास 8 आ गया, g ऑफ n भी 8 आ गया, तो हमने देखा कि f ऑफ n इज इक्वल्स टू g ऑफ n आ रहा है। तो भाई कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कंडीशन में क्या आता है कि दोनों फंक्शन या तो आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला फंक्शन जो है वो स्मॉलर देन हो, या फिर दोनों ही फंक्शन इक्वल्स टू हो सकते हैं। तो भाई ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। नेक्स्ट हमारी ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, तो इस तरीके से आप इसका कुछ एग्जांपल लिख सकते हैं, एक फंक्शन लिख करके तो और एक कांस्टेंट लिख करके, और यहाँ पे आप उनको दिखा सकते हैं चेक करके कि कौन से पे ये ट्रू हो रहा है और कौन से पे ये ट्रू नहीं हो रहा है। तो आगे हम देखेंगे कि ओमेगा नोटेशन क्या होता है और थीटा नोटेशन क्या होता है, पर अभी आज की वीडियो को बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू।